नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच लेकर आ गए हैं मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए आज हम आपका करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन कहाँ है? एक संस्था नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ है? जर्मनी में, अमेरिका में, रूस में, वियना में। आमतौर पर आम लिपजिंग के नाम से जर्मनी को जानते हैं, जहां प्रथम प्रयोगशाला थी। लोग जर्मनी को फट से मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर एजुकेशन यह 20वीं शताब्दी की वह संस्था थी जिसने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया था। इसलिए शिक्षा के इतिहास में, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में ये बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है और ये अमेरिका की है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अमेरिका, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जो आपके शिक्षा इनको माना जाता है, प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक माना जाता है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को, जिन्होंने किसके सिद्धांत दिए थे? प्रयत्न या भूल का सिद्धांत दिया था, है ना। प्रयत्न क्या कहते हैं? प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रयत्न या भूल या अभ्यास या त्रुटि जो भी कह लीजिए, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को, वह भी अमेरिका के ही रहने वाले थे। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? तो आपको पता है, अगर वर्णांधता का रोग हो जाए तो आदमी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। इसीलिए जब लोकोमोटिव ड्राइवर, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, उनकी आंखों की चेक होती है, सबसे पहले उनका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। कहीं इस ड्राइवर के अंदर कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। अगर कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो लाल हरे का अंतर नहीं कर पाएंगे। जिस सिग्नल पर उसे गाड़ी रोकनी हो रोक लेगा नहीं, और जहाँ उसे गाड़ी चलानी वहाँ गाड़ी चलाएगा नहीं। तो लाल और हरे रंग में एक लोकोमोटिव ड्राइवर और वर्णांध है, तो एक लोकोमोटिव ड्राइवर को लाल, यह वर्णांधता का रोग नहीं होना चाहिए, वो लाल हरे में अंतर कर पाने वाला होना चाहिए, है ना। तो वर्णांध है तो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएगा। यह देखिए, यह रोग जो है इसका पता लगाया था हॉर्नर ने। किसने पता लगाया था वर्णांध रोगी? हॉर्नर ने पता लगाया था। 1876 में संभवतः इसकी डेट है हॉर्नर की, जब उसने जो है वर्णांधता के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। यह एक लिंग संलग्न रोग है, ठीक है ना। 1876 में ही हॉर्नर ने वर्णांधता के बारे में डिटेल से वर्णन किया था। देखिए, वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों रोग लिंग संलग्न रोग हैं या वंशानुगत। लिंग संलग्न रोग का मतलब होता है वंशानुगत। ऐसे रोग जो जीन्स की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, वह लिंग संलग्न रोग या वंशानुगत रोग कहलाते हैं। तो हॉर्नर ने सबसे पहले वर्णांधता का वर्णन किया 1876 में। वर्णांध रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसी तरह का रोग है हीमोफीलिया रोग। यह भी एक लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया का वर्णन किया था विस्तार से हैल्डन ने। किसने किया था? हैल्डन ने। हैल्डन ने हीमोफीलिया रोग के बारे में विस्तार से बताया। तो हीमोफीलिया रोग के बारे में आप जान जाइए, एक स्वस्थ आदमी का अगर कहीं थोड़ा सा कट लग जाए, चोट लग जाए, तो उसके खून को अगर दबाया तो उसका खून जो है बहना 2 से 8 मिनट के अंदर बंद हो जाना चाहिए। 2 से 8 मिनट के अंदर उसे खून का थक्का जम जाता है, खून का बहना बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ जाइए उस व्यक्ति के अंदर रक्त स्रावण रोग या हीमोफीलिया रोग है। क्या रोग है? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के विस्तार से वर्णन किसने किया? हैल्डन ने। सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में यह रोग देखा गया। महारानी विक्टोरिया के पिता उता में यह रोग नहीं था। ऐसा माना जाता है कि महारानी विक्टोरिया में जीन उत्परिवर्तन के नाते यह रोग उत्पन्न हुआ। महारानी के संतानों में आगे चलकर यह रोग देखा गया, ठीक ना। तो हीमोफीलिया रोग में समझ गए, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यह भी ठीक है ना। कभी कभी वर्णांधता के बारे में पूछता है, तो वर्णांधता रोग जो है प्रोटीन की कमी की वजह से होता है ना, जिसको डेल्टोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टोनिज्म। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आप समझ गए, वर्णांधता खोज हॉर्नर ने किया और हीमोफीलिया की हैल्डन ने किया। वर्णांध रोगी लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता। यह दूसरा और तीसरा प्रश्न था आपका। पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है? बताइए, आंसर दीजिए। ए समाज का, बी शिक्षक का, सी नैतिक का, डी मस्तिष्क का। तो विलोपन विधि भी अपना लीजिए। ग्रंथि यानी पीनियल, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो समाज का क्या विकास करेगी आप बताओ? शिक्षक का क्या वो विकास करेगी? विकास करेगी किसी अंग का, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क का। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? तो सीखने का अनोखा काल स से सीखना और स से शैशवावस्था। तो सीखने का अनोखा काल है शैशवा अवस्था।
ठीक है। अच्छा, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो कि कोल एंड ब्रूस का कथन था। परिपाक काल का समय बता दीजिए। 6 से 9 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 9 से 12 वर्ष और डी जो है 12 वर्ष है। तो 2 काल होते हैं, आपको पता है बाल्यावस्था में, संचय काल और परिपाक काल। तो संचय काल और परिपाक काल की अवस्था बताइए जी। 6 से 9 वर्ष को संचय काल कहते हैं और 9 से 12 वर्ष को परिपाक काल कहते हैं। बाल्यावस्था के 6 सालों को 2 पार्ट में बांट दीजिए। 3 काल को संचयी प्रवृत्ति कहते हैं, 9 से 12 साल को परिपाक काल कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हैडो कमेटी का विषय था भाई, बताइए शैशवावस्था था, बाल्यावस्था था, किशोरावस्था था, इनमें से कोई नहीं। तो हैडो कमेटी ने, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, किशोरावस्था पर बड़े काम किए और उसने किशोरावस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वें का सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जैसे शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, बच्चा अपना अंगूठा चूसता रहता है, माता के स्तन को पकड़े रहता है, ठीक ना। तो वही सेम स्थिति जो है किशोरावस्था में दिखाई देती है, इसलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति करती। बाल्यावस्था में प्रवृत्ति नहीं पाई जाती 6 से 12 साल में, लेकिन 0 से 6 साल के बच्चे ऐसे में स्थिति पाई जाती है। तो यह कथन था, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये रास का कथन है। और यही कथन वो भी सुन लीजिए, किशोरावस्था सबसे जीवन का कठिन काल, सबसे कठिन काल तो ये हाल का कथन रहेगा, है ना। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, यह मत जो है रास का है। तो 8वें का बी सही होगा, 8वें प्रश्न का बी सही होगा। आइए प्रश्न नंबर 9 के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। देखिए, बहुत क्वेश्चन में हल्का सा बारीकी है और आप और इस बारीकी को सीख लेंगे तो आप मनोविज्ञान में बहुत अच्छा कर। देखिए, ये करा मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास नहीं करा। मस्तिष्क एक अंग है और मस्तिष्क का विकास 6 साल में 90% तक हो जाता है, ठीक ना। लेकिन मानसिक विकास जो आपके अंदर मानसिक योग्यता, जैसे तर्क करना, ज्ञान देना, किसी अमूर्त बातों को समझ लेना, गूढ़ रहस्यों को जान लेना, ये आपका मानसिक विकास से ही हो पाता है। तो ये इसका मानसिक विकास तभी होगा जब आपका पहले पूरा मस्तिष्क बन जाए, फिर आप उसमें बुद्धि ग्रहण कर लें, तब तो मानसिक विकास धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो यह विकास हो पाता है किशोरावस्था के अंत तक। किशोरावस्था तक मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। इसलिए किशोरावस्था में बच्चा अपने मन से कल्पनाएं करके कहानियाँ लिखता है, गज़ल लिखता है, गीत लिखता है, प्रेम पत्र लिखता है। इस तरीके से लेखक बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है, किशोरावस्था में चित्रकार बन सकता है। तो ये सब रचनाएँ कब हो कर पाएगा वो? जब उसके अंदर रचना धर्मिता हो जाएगी, अर्थात उसका मानसिक विकास पूर्ण हो जाएगा। इसलिए 9वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। 10वां, मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती? सबको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में मैकडुगल ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, भारतीय मनोवैज्ञानिक, भारतीय दर्शन के अनुसार संवेग 2 ही प्रकार के होते हैं, राग और द्वेष, ठीक है ना। तो दोनों राग और द्वेष दोनों प्रकार के जो है हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वें का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है बताइए? सैमुअल इस्माइल का है, जीन पियाजे का, स्किनर का है कि एरिक्सन का है? चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन जो है सैमुअल इस्माइल का है। चूँकि थोड़ा सा ये अलग हटके है, इस्माइल का नाम आप सुनते नहीं ना, तो नोटिस करते हैं, है ना। तो लेकिन ये जान जाइए कि चरित्र आदतों का पुंज जो कथन है वो सैमुअल इस्माइल का है। द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? जी.एस. हाल की, थांडाई की, कोहलबर्ग की या फिर जीन पियाजे की? बताइए। हाल ने किशोरावस्था पर अध्ययन किया था, जीन पियाजे ने आपने देखा 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था ना, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और थांडाइक ने
प्रयत्न और भूल का सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड जो है 13वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जीन पियाजे ने दिया था। इसी पुस्तक में उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में, है ना, सेंसरी, मोटर, कौन कौन सा आप लोग याद करते हैं ना, वही प्राक संक्रियात्मक, ये सब अवस्थाएं जो आप 4 अवस्थाएं हैं उसके बारे में जीन पियाजे साहब ने डिटेल से बताया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस वर्ग के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी? लॉरेंस कोहलबर्ग के अध्ययन के विषय कितनी उम्र के बच्चे थे? तो उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत की खोज की थी, उनके प्रयोग के कितने वर्ष के बच्चों पर उन्होंने अपनी जो है खोज की थी? बताइए। 10 से 15 वर्ष, बी ऑप्शन दिया 8 से 16 वर्ष, सी ऑप्शन दिया 10 से 16 वर्ष और डी ऑप्शन दिया है 12 से 18 वर्ष। तो दोस्तों 14वें का आपका होगा सी, 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने सिद्धांत दिए? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया है उसमें 4 सिद्धांत दिए थे। बताइए, चारों सिद्धांतों के नाम बताइए, अंग्रेजी में चाहे हिंदी में। अगर आपको पता हो तो उसको एक बार दिमाग में जरूर दोहरा लीजिए। यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सी टेट के जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जीन पियाजे एक महत्वपूर्ण विषय है ना। अक्सर उनसे जो उसमें प्रश्न पूछ लेता है कि भाई बताइए जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, उसमें कितनी अवस्थाएं हैं, एज पूछता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवार्ड गार्डनर ने दिया था कि कितने तरह की बुद्धियां होती, इसके बारे में बताया था उन्होंने, है ना। दिशात्मक बुद्धि होती है, किसी के अंदर तार्किक बुद्धि होती है, इस तरीके से उन्होंने बहुत वर्णन किया था इसका डिटेल से। आइए 17वां, R.M. गैने ने अधिगम की सोपानिकी की मुख्य विशेषता क्या है? गैने का सोपानिकी क्रम, तो जटिल से सरल, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, विश्लेषणात्मक। तो 17वें का ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है? आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी इसका जवाब दे सकते हैं, है ना, या किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख करके क्लियर कर सकता है। अगले दिन उस पर टॉपिक पर वीडियो बना करके भी हम आपको दे सकते हैं। सरल से कठिन, और आपने ध्यान अगर आपको आ रहा होगा तो एक त्रिभुज जैसा बनता है, त्रिभुज जैसा बनने सबसे नीचे सरल चीज़ रखी जाती है, त्रिभुज के शीर्ष पर कठिन चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, तो 17वें का हो जाएगा सी, सरल से जटिल की ओर। विकास किधर से किधर की ओर बढ़ता है भाई? विकास डॉट से डॉट की ओर बढ़ता है। कौन बताएगा? जटिल से कठिन। जटिल कठिन में अंतर क्या है बताओ, है ना। तो जो जटिल है वही कठिन है, तो ए तो होगा नहीं, कन्फर्म होगा कि ए नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर, तो साधारण वही आसान है तो सी भी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता होगा विकास, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आप सही देंगे? सबको मैं समझ दे रहा हूँ। 18वें का डी ऑप्शन सही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हर बालक पहले सामान्य नहीं होता, जब पैदा होता धीरे धीरे अपने परिवेश वातावरण के अनुसार अलग अलग परिवेश के बच्चे अलग अलग योग्यताएं धारण कर लेते हैं। ठीक है ना, ये विकास की कार्डिंग है। वैसे यूं तो हर बच्चा अपने आप में अलग तरीके से विशिष्ट होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, विशिष्ट होता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल चाइल्ड। 19, प्रकृति पोषण के विवाद में प्रकृति से आपका क्या अभिप्राय है? बताइए। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से आपका क्या अभिप्राय है? तो विवाद बहुत पुराना है ना। प्रकृति, देखिए, वंशानुगत और वातावरण जब आप पढ़ेंगे, लोग कहते हैं कि मनुष्य का जो आचरण या व्यवहार है वो वंशानुगत होता है और वातावरण से कुछ नहीं सीखता, है ना। और कुछ लोग कहते हैं आदमी जिस संगति में या जिस वातावरण में या जिस परिवेश में रहता है उसी से कुछ सीखता है, उसके वंशानुगत कुछ नहीं होता। यही दोनों में सीनियरिटी जूनियरिटी का झगड़ा चलता रहता है। प्रकृति का अर्थ है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, जो आपके
पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती चली आ रही है। आपने देखा वो चेहरे, या किसी के पिताजी के बाल गायब हैं तो बेटे का भी बाल गायब होगा, दादाजी के भी बाल गायब होंगे, या एक विशेष तरह से हंसना, आँखों की बनावट, एक जीन्स का जो चला आता है ना, जैविकी गुण, वंशानुक्रम, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, ये सब चीज़ें वंशानुक्रम सूचनाएं हैं। तो यह प्रकृति को दिखाता है। और पोषण क्या है? जो वातावरण होता है ना, भौतिक और सामाजिक संसार की जो शक्तियाँ होती है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वह पोषण है ना। तो प्रकृति से अभिप्राय यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ पर आप लगाएंगे जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। पोषण का मतलब वातावरण और प्रकृति का मतलब वंशानुक्रम। ठीक है, प्रकृति का मतलब वंशानुक्रम या वंशागत, या और पोषण का मतलब वातावरण से लिया जाता है। यही प्रकृति और पोषण का विवाद है। 20वां, निम्नलिखित में से किस अवस्था के बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह, देखिए बच्चे हैं इसलिए वयस्क शब्द लगा देख करके इसका ऑप्शन मत लगा दीजिएगा कि तो किशोरावस्था से ऊपर के प्रौढ़ावस्था के होंगे। हालांकि थोड़ा दिमाग अब जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो प्रौढ़ावस्था पर लोग ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन इसमें लिखा कि ऐसे बच्चे जब बच्चा है तो प्रौढ़ कैसे होगा? आप ही बताओ। क्वेश्चन अपने आप में खुद कंट्राडिक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें सीधे सीधे ऑप्शन बता रहा है आपका 20वें का ए, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो 20वें का ए किशोरावस्था लगा लीजिएगा। ठीक है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? लीजिए, देखिए अब ये हर कक्षा में ये समस्या आती है। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, जो ही आपने काम दिया, क्वेश्चन दिया तो तुरंत करके दिखा देंगे, और कुछ बच्चे इतना कमज़ोर होंगे पढ़ने को, लिखना भी नहीं जानेंगे, और कुछ बच्चे मध्यम श्रेणी में होंगे। अब आपको समावेशी कक्षा की तरह पढ़ाना है, किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते। अब आप बताओ, आप सबसे कमज़ोर बच्चे दम उनके हिसाब से पढ़ाओगे, जो तेज बच्चे हैं उनका नुकसान होगा, या मध्यम बच्चे हैं उनका नुकसान होगा। मध्यम बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे तो न तो कमज़ोर को समझ में आएगा, और कमज़ोर वालों को समझ में नहीं आएगा, और तेज वालों को लगेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, बोरियत वाला। तो आप कैसा पाठ पढ़ाएंगे? तो आप सबसे, आपको जिस तरीके से पढ़ाना हो उस तरीके से ही पढ़ाएंगे। आप मध्यम गति से एक समान चीज़ों को पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण करेंगे। क्या करेंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन समृद्धिकरण करेंगे। यानी जो तेज बच्चे हैं उनकी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए उनको अलग से कुछ चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा तेज है उसका नुकसान तो नहीं होना चाहिए। जब वो जेनेटिकली तेज बच्चा है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए कि वह कक्षा में कमज़ोर बच्चों के साथ समावेशीकरण चलते पढ़े भी और वह अपनी ज्ञान पिपासा शांत भी न कर पाए। तो ऐसे बच्चों को, जो तेज बच्चे हैं, समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा कुछ उनको अतिरिक्त ज्ञान देना, अतिरिक्त चीज़ें सिखाना कर लिया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22वां, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालक है, समझ गए? बच्चा दिव्यांग हो सकता है, बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है, बच्चे की उम्र ज़्यादा हो सकती है, बच्चा शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हो सकता है। तो बहुत बढ़िया आप शर्ट पैंट पहन के जाएंगे तो क्या मतलब, उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, है ना। आप बहुत जाके अनुशासन बनवा दें, हिलो नहीं, खेलो नहीं, डुलो नहीं, बोलो मत, है ना, तो कोई मतलब। बहुत पाठ्यक्रम पर जोर देंगे, मंद बुद्धि के बच्चे को पढ़ाना, क्या पाठ्यक्रम पर जोर देंगे। और हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। मान लीजिए आपकी कक्षा में 4 समावेशी बालक ऐसे हैं, तो आपको उनके पास जाना है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता। कोई बच्चा तेज हो सकता है, कोई बच्चा सामान्य होगा लेकिन शरीर से दिव्यांग हो सकता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर हर ऐसे समावेशी बालक की या दिव्यांग बालक की या विशिष्ट बालक की कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, तो उन चीज़ों को आप जाकर के उनके पास शार्ट आउट करिए और उनकी उस कमी को मजबूती में बदलिए। तो 22वें का सी, इनको ऐसे बच्चों को सहयोग की ज़रूरत होती है, दुलार की ज़रूरत होती है, और उनके साथ सामान्य तरीके से व्यवहार करने की ज़रूरत होती है। इसलिए 22वें का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी पढ़ता है, डी को सी लिखे पढ़े, तो वह कौन से रोग से, जैसे भाई मलेरिया तो होगा नहीं, मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, बुलिमिया तो होगा नहीं, बुलिमिया मोटापा होता है ना, ये तो होगा डिस्लेक्सिया या फिर होगा अफेजिया, है ना, या अफेजिया को डिस्फेजिया भी कहते हैं।
जी हाँ, बताइए तो कौन सा सही होगा इसका, मैं देखना चाह रहा हूँ। 23वें का सी सही होगा या फिर डी सही होगा? जी हाँ, आपने बताया सी, डिसलेक्सिया, पठन विकार, लिखे पढ़े, है ना, नहीं पढ़ पा रहा है तो डिसलेक्सिया होगा इसका। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। अब बच्चा अधिगम नियोग्यता कहलाती है भाई, क्या कहलाती है? गतिक कौशल समझ रहे हैं ना, चलना दौड़ना, जो गति वाले कौशल हैं वो गतिक कौशल कहलाते हैं। 24वें का बताइए ऑप्शन। 24वें का ऑप्शन नंबर बी होगा। गतिक कौशल नहीं कर पा रहे, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके अंदर जो बीमारी है उसको डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। डिसकैलकुलिया मतलब जो कैलकुलेशन नहीं कर पाता उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसी तरह डिस्फेजिया भी है, पठन विकार से भाषा संबंधी विकार है, ठीक ना। 25वां, अलग अलग सोच वाले पैटर्न वाले उन बच्चों की पहचान करता है जो प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं। एक बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है। क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा अलग अलग तरीके से सोच रहा है तो बालक कैसा है? प्रत्यास्थ है, विकलांग है, डिसलेक्सिक है, तो बच्चा सृजनात्मक है। जो बच्चा अपसारी चिंतन कर रहा है ना, अलग अलग तरीके से सोच रहा है, ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें तो क्या होगा, तो बच्चा सृजनात्मक बालक है। 26वां, खाली जगह में भरना के कारण प्रतिभाशालिता होती है। आपके जो प्रतिभाशालिता है, कहते कुछ बच्चा जन्मजात तेज होते हैं, वो किसके कारण होती है? मनोसामाजिक कारक से, अनुमानसिक रचना से, वातावरणीय प्रेरणा से, और डी ऑप्शन है बी और सी का संयोजन, यानी कि अनुमानसिक रचना और वातावरण मिला करके। तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही होना चाहिए 26वें का। ठीक, आपके ऊपर दोनों का प्रभाव पड़ता है ना, अनुमानसिक रचना का, और आप जिस वातावरण में रहते हैं वातावरणीय अभिप्रेरणा, इसका बी और सी दोनों सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 26वें का डी सही होगा। 27वां, बच्चा किस प्रकार सीखता है? अरे भैया, बच्चा कई प्रकार सीखता है। पुस्तकें पढ़ करके, परिचर्या द्वारा सीखता है, प्रश्न पूछ कर सीखता है, गाली समाज में रहकर सीखता है, जो कुछ भी जैसे भी जीता, जहाँ से जो चीज़ें मिलता है, बच्चा का दिमाग तो बिल्कुल खाली है ना, उसकी डिक्शनरी खाली है, तो जहाँ से जो कुछ भी पाता सब अपने दिमाग के डिक्शनरी में भरता चला जाता है, तो बच्चा कई प्रकार से सीखता है। 28वां, इसका 27वें का डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। भैया सब कुछ शामिल में रखो, लेकिन दृढ़ मत बनो, कठोर मत बनो। क्या पता आपको अपनी पाठ्य योजना तुरंत बदलनी पड़ जाए, है ना, तो उसके हिसाब से आपकी योजना में दृढ़ता नहीं होनी चाहिए। 28वां कि क्वेश्चन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। देखिए, संप्रेषण का अर्थ होता है सीधे सीधे लेना और देना। अब शिक्षा एक राजतंत्रात्मक प्रणाली में नहीं चल रही है, बल्कि शिक्षा कैसी हो गई है, प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में आप कर सकते हैं, या फिर आप सुविधा प्रदाता हैं, आपको बच्चों की बातें सुननी है और अपनी बातें कहनी है। अपनी बातें तो कम सुनानी, उनकी बातें ज़्यादा सुननी है। जी हाँ, अब जो नीति बनी है, तो बच्चे कब बोलेंगे? जब आप उनसे दुलार करेंगे, उनको उनकी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देंगे, है ना, तो विचारों का आदान प्रदान। आप भी उनसे अपनी बात बताइए, वह भी अपनी बात आपसे खोल के रखें, इसलिए 29वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट 30वां, पुरस्कार और दंड क्या है? अच्छा, सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक और अर्जित प्रेरक। तो पुरस्कार एवं दंड क्या है भैया? आप अंदर से प्रेरित हो, जिसे आपने देखा बच्चे को, आपने अच्छा कुछ लिखा तो आपको एक चॉकलेट मिल गई, तो शिक्षक ने आपको जानबूझकर चॉकलेट दिया कि ताकि तुम अच्छा लिखो, या फिर आपने कोई गलत चीज़ किया तो आपको दंड मिल गया, तो शिक्षक ने जानबूझकर सोच विचार करके दिया, भैया फिर से तुम ये गलती ना करो। ये अपने से दे रहा है ना, वो खुद से प्रेरणा होकर तो आ नहीं रही है, इसलिए 30वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा भैया कि पुरस्कार एवं दंड कृत्रिम प्रेरक हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी बातें लिखिए। मनोविज्ञान का कोई भी टॉपिक हो जो आपके समझ में नहीं आता हो, जिस पर आपको डिस्कस करना है, हम निश्चित रूप से उस पर बात करेंगे और आपके ज्ञान को समृद्ध करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।